देखिए साथियों, अब कुछ भी इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, पेपर कहाँ से आ रहा है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपको जितना भी मैक्सिमम आप वर्क्स को स्टडी कर सकते हो उतनी चीज़ों को स्टडी करिएगा, ठीक है। तो चलो आज छोटी सी पोइम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दी रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अगर हम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं तो ये पब्लिश हुई थी 1818 में। किसके द्वारा लिखी गई? पी बी शैली के द्वारा लिखी गई है। और जब ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को पब्लिश करवाया गया था तब इसका ओरिजिनल टाइटल था लियोन एंड सिथना, ठीक है। ये टोटल 12 कांटोस में है और इसके मेन कैरेक्टर भी कौन है? लियोन और सिथना ही इसके क्या है? मेन कैरेक्टर हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम आज की पोइम को, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम क्या है? शैली की एक पोइम है जो कि टोटल कितने कांटोस में है? 12 कांटोस में है। तो पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान बनाए रखना है कि एक तो ये पूछेंगे कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा, या 3-4 और दे देंगे, तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन बन जाएगा यहीं पर कि ये कब पब्लिश हुई थी, तो 1818 में। ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखी गई? तो पी बी शैली के द्वारा लिखी गई, यानी कि शैली की पोइम है। कितने कांटोस में है? तो ये 12 कांटोस में है। और टोटल लाइनें इसमें कितनी हैं? तो 4818 इसमें लाइनें हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। दूसरा ये पब्लिश तो चलो 1818 में हुई, तो ये कंपोज कब हुई थी? तो ये लिखी गई थी 1817 में और पब्लिश हुई 1818 में। स्पेंसियरियन स्टेंजा में इसको लिखा गया। अब स्पेंसियरियन स्टेंजा क्या होता है? जिसमें 9 लाइनें हों, ठीक है, ऑक्टेव प्लस 1 एलेक्जेंड्राइन। तो ये स्पेंसियरियन स्टेंजा में इसको लिखा गया है, ये भी ख्याल रखना। दूसरा, इट इज़ ओरिजिनली पब्लिश्ड। और जब ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, मैंने क्या बताया था? तो शुरुआत में ही बता दिया, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? लियोन और सिथना इसका ओरिजिनल टाइटल था। और एक टाइटल आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा टाइटल क्या है? ये बहुत प्यारा सा टाइटल है, द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। ये इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझने वाली हैं कि ये 1817 में लिखी गई हैं, 18 में पब्लिश हुई है। स्पेंसियरियन स्टेंजा में इस पोइम को लिखा गया। किसको? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को किसने लिखा? पी बी शैली ने लिखा है। ओरिजिनल टाइटल जब ये पब्लिश हुई थी तो उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? तो लियोन और सिथना था। और इस पोइम के ये दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं, लियोन और सिथना। इसका दूसरा किस नाम से ये पोइम जानी जाती है? तो द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी के नाम से जानी जाती है। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये डेडिकेट किसको की गई ये पोइम। तो ये पोइम समर्पित है, डेडिकेटेड है किसके लिए? मैरी शैली के लिए। और इसमें जो सिथना है वो हीरोइक लेडी दिखाई जाती है। सिथना कौन दिखाई जाती है? सिंथना दिखाई जाती है हीरोइक लेडी। तो ये 6 पॉइंट भी आप ध्यान बनाए रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? हर मिशन इज टू ब्रिंग अबाउट द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि उसका मिशन क्या है? तो उसका मिशन मानव जाति की मुक्ति दिलाना है, ठीक है, मानव जाति को मुक्ति दिलाना है। साथियों आगे इस पोएम में क्या होता है बेसिकली कि हर वर्ग उसका कार्य विद लियोन के साथ रेजेज उठाता है। द स्पिरिट मीन्स भावना ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना अमंग द बीच में द पीपल, लोगों के बीच में, अगेंस्ट के विरुद्ध देयर टायरेंट्स। टायरेंट्स का मतलब होता है अत्याचार, यानी कि उनका मिशन मानव जाति को मुक्ति दिलाना था। और लायन के साथ उनका काम लोगों में उनके अत्याचारियों के खिलाफ विद्रोह की भावना को जगाता है। अगला, दी रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, सक्सीड सफल होता है, फॉर द टाइम बीइंग। अब इसका अर्थ समझिएगा कि जो अत्याचारी यानी कि जो विद्रोह होता है कुछ समय के लिए सफल हो जाता है, और जो टायरेंट्स होते हैं, अत्याचारी होते हैं, अत्याचारी अपने साथ ब्रिंग्स लाते हैं, डिसोलेशन लाते हैं। डिसोलेशन का मतलब हो उजाड़ होना, यानी कि उजड़ी हुई ज़िंदगी एकदम, जिसमें कोई खुशी ना हो। फेमाइन, ठीक है, फेमाइन का भी मतलब वही है अकाल, अकाल पड़ जाना कहीं पर, या प्लेग विद देम, अपने साथ। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो विद्रोह कुछ समय के लिए सफल तो होता है, लेकिन जो अत्याचारी होते हैं वो अपने साथ उजाड़, अकाल और प्लेग को लेकर आते हैं, यानी कि सब दुखी दुख लेकर आते हैं। ऐसी चीज़ बताई गई है किसमें? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में। और जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है। अगला पॉइंट क्या कहता है? लियोन और सिथना। सिथना
ये इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। मेन कैरेक्टर भी हैं इस पोएम के लियोन और सिथना। आर वांट अलाइव, उनको जीवित जला दिया जाता है। जो लायन और सिथना होती हैं उनको जिंदा जला दिया जाता है इस पोएम के अंदर। और जो पोएम है, कविता है, सोच दिखाती है सैलीज रिफॉर्मेटिव जील को दिखाती है। सैली के रिफॉर्मेटिव जील का मतलब होता है, रिफॉर्मेटिव का अर्थ लिख लीजिए सुधारात्मक, और जील मीन्स उत्साह, एंड और रिगार्ड मीन्स मानना होता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता की भलाई के लिए सम्मान को दर्शाती है। अब मैं इसे अगर ऐसे कहूँ कि जो कविता है पीबी शैली की, ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसमें क्या होता है कि सुधारात्मक उत्साह और मानव की भलाई के लिए सम्मान को दर्शाती है। इट ग्लोरीफाइज लिबर्टी, ये पॉइंट याद रखना कि यह क्या करता है, स्वतंत्रता का महिमा मंडल करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है। और इसकी ये इम्पॉर्टेंट लाइन, बहुत इम्पॉर्टेंट, ओ लव, किसकी, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जो कि डेट याद बनाए रखना 1818, ठीक है। अगला इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, ओ लव हु टू द हार्ट्स ऑफ वॉन्डरिंग मैन आर्ट एज द काम टू ओशियंस बेरी बेब्स। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ओ लव, हे प्रेम, लव को यहाँ पर पुकारा जा रहा है, हे प्रेम जो भटकते हुए पुरुषों के दलों, यानी कि हु मीन्स जो टू दी हार्ट्स, दिल ऑफ द वॉन्डरिंग मैन, जो भटकते हुए आदमी है ना, उनके दिल की बात कर रहा है यहाँ पर। भटकते हुए पुरुषों के दिलों में, भटकते हुए पुरुषों के दिलों में, दी हार्ट्स ऑफ वॉन्डरिंग मैन आर्ट एज द काम्स ओशियन बेरी वेव्स। इसका अर्थ हुआ कि हे प्रेम जो भटकते हुए पुरुषों के दिलों में समुद्र की थकी हुई लहरों को शांत करने के रूप में कला है। थकी हुई लहरों को, ओशियन बेरी वेव्स का मतलब क्या हुआ, थकी हुई लहरों को शांत करने के रूप में एक कला है, ठीक है। आर्ट एज दी काम टू ओशियन बेरी वेव्स। तो ये थी आज छोटी सी पोइम, और इसमें देखो थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। सैलीज डेडिकेटेड, सैली ने दी रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसको डेडिकेट किया है, ध्यान बनाए रखिएगा, तो किसको डेडिकेट किया है, मैरी को। किसको डेडिकेट किया है, मैरी को। दूसरा ये ध्यान बनाए रखना कि हाउ मैनी कांटोस आर देयर इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में टोटल कितने कांटोस हैं, तो 12 कांटोस हैं। कितने हैं, 12, ठीक है। और इसका ओरिजिनल टाइटल लियोन और सिथना है, 12 कांटोस हैं, 1818 में पब्लिश हुई। मेन कैरेक्टर लियोन और सिथना है, इनको जिंदा जला दिया जाता है इस पोएम में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई, तो पीबी शैली द्वारा, ठीक है दोस्तों। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को पढ़ने के बाद में इनके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा कि जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखा है वो पीबी शैली ने लिखा है। तो पीबी शैली के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिएगा। पीबी शैली, पूरा नाम इनका पर्सी बीसी शैली है, ये रोमांटिक एज के पोइट हैं, और इनका जन्म 4 अगस्त 1792 को होता है, यानी कि 1792 में। कहाँ होता है, एडफील्ड प्लेस में, और ये किसके पास, नियर हॉर्सम बे ससेक्स, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। तो सिंपल सी चीज़ें ये पूछी जाएंगी, इनका जन्म डेट पूछ लेंगे तो 4 अगस्त 1792 बताइएगा। कहाँ हुआ, फील्ड प्लेस अगर दे रखा हो तो फील्ड प्लेस लगा दीजिएगा, हॉर्सम दे रखा हो तो हॉर्सन, या बे ससेक इंग्लैंड, कुछ भी दे रखा हो, जो भी इनमें से दे रखा हो उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम बे ससेक्स इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, 8 जुलाई 1822 को। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे, 29 साल तक ही जीवित रहे थे, ठीक है। मान लीजिए 30 साल में इनकी 1 महीने की एज कम रह गई थी। 30 साल में कितना, 1 महीना कम रह गया था, यानी कि 29 साल 11 महीना ये जीवित रह पाए। तो 8 जुलाई 1822 को क्या होता है, ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया, ये एक खाड़ी है स्पेजिया की, वहाँ जब ये वापस आ रहे होते हैं तब इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है, ओके। गल्फ, और इसको इस तरीके से इसका नाम दिया होगा गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, और ये है कहाँ, किंगडम ऑफ सार्डिनिया में है, जो कि अब इटली के नाम से जाना जाता है।
तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो गल्फ ऑफ स्पेजिया है वो किंगडम ऑफ सार्डिनिया में है, और नाउ इटली जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया है वो अब कहाँ है, इटली में है। तो गल्फ ऑफ ला स्पेजिया भी कहाँ होगी, इटली में होगी। ये थोड़ा सा पिक को देख लीजिए। दूसरा चीज़ ये थोड़ा सा ये है कि आप हॉर्सम डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हो। ये हॉर्सम डिस्ट्रिक्ट है, ये हॉर्सम की लोकेशन है, ठीक है। ये हॉर्सम का यानी कि बे ससेक्स का फ्लैग है, और ये बे ससेक्स इज अ कंट्री इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, ये इसके डायरेक्शन में है। दूसरा, इनके पेरेंट्स की बात करेंगे कि माता पिता क्या हैं, तो एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन होते हैं सर टिमोथी शैली के, यानी कि पीबी शैली के पिता का नाम होता है सर टिमोथी शैली, और जो सर टिमोथी शैली होते हैं इनके पिता वो एमपी दिखाए जाते हैं, सांसद होते हैं एमपी, यानी कि बिग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हॉर्सम के क्या होते हैं, सांसद होते हैं, एमपी होते हैं। और इनकी किसकी, टिमोथी शैली की पत्नी की बात कर रहे हैं, एलिजाबेथ पिलफोर्ड ए ससेक्स की लैंड ऑनर होती हैं। इसको और सरल ये कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, कहीं ये समझने लगो कि मैं पीबी शैली की पत्नी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इनके पिता की पत्नी के लिए यहाँ पर हमने हिज वाइफ लिखा है, ठीक है। जो इसे समझिएगा, मैं सिंपल ये बता देता हूँ कि इनके पिता का नाम क्या था, टिमोथी शैली था, और इनकी माता का नाम क्या था, एलिजाबेथ पिलफोर्ड था। बस ये इनके कुछ पारिवारिक सदस्य हैं, जरा समझ लीजिएगा। भाई बहनों में पर्सी बिसी शैली कौन है, रोमांटिक पोइट हैं, एलिजाबेथ, मैरी, हेलेन, मार्गरेट और जॉन। इसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 1802 में ये शुरुआती शिक्षा कहाँ लेते हैं, सियॉन हाउस एकेडमी में इनकी शुरुआती शिक्षा होती है, जो कि ब्रेंटफोर्ड मिडिलसेक्स में होता है ये स्कूल। और सन याद बनाए रखना 1802। इसके बाद 1804 में जो पीबी शैली होते हैं वो ईटोन कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, और जब ये ईटोन कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वहाँ पर इनको एक निकनाम दिया जाता है, मैड शैली। आपसे पूछा जाए कि पीबी शैली का दूसरा नाम क्या है तो आप बताओगे मैड शैली। ये कब मिला इनको, 1804 में, इनके ही सहपाठियों के द्वारा ईटोन कॉलेज में इनको ये मैड शैली नाम दिया गया। मैड शैली क्यों दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही विद्रोही स्वभाव के थे, ध्यान रखिएगा, रेवेल थे ये, हाँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता था इनको, इसलिए मैड शैली बोलते थे लोग इनको। 10 अप्रैल 1810 को ही मैट्रिकुलेटेड, इन्होंने मैट्रिकुलेटेड कर लिया था, कहाँ से, एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने शादी की हैरिट वेस्टब्रूक से। मैरिज कब हुई थी इनकी, 1811 में, और हैरिट वेस्टब्रूक डाइड कब हो गई, 1816 में, ठीक है। मैरी शैली बाद में, और दूसरी शादी कब हुई है, मैरी शैली से इनकी, ठीक है। हैरिट वेस्टब्रूक के बाद में इनकी शादी किससे हुई, मैरी शैली से। अब यहाँ पर देखिएगा, हैरिट वेस्टब्रूक के बाद में क्या होता है, इनकी जो पहली हैरिट वेस्टब्रूक होती हैं, 11 में शादी होती है। ये शादी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं ये अपने शादीशुदा ज़िंदगी में, तो इनकी जो पहली पत्नी होती हैं ये प्रेगनेंसी की अवस्था में ही होती हैं, और इनकी भी डूबने से ही मृत्यु होती है, तालाब में इनकी लाश को पाया जाता है, इनकी पत्नी की भी। अब इनकी इसके बाद इनकी दूसरी शादी किससे होती है, मैरी शैली, यानी कि ये पहले तो मैरी गॉडविन होती हैं, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, पहले मैरी गॉडविन होती हैं बिफोर मैरिज, लेकिन जब शादी हो जाती तो इनका ये सरनेम चेंज हो जाता है, और ये सरनेम इनका क्या हो जाता है, शैली हो जाता है, ठीक है। 1816 में इनकी शादी होती है, इधर पहली पत्नी की मृत्यु होती है, उधर ये दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं जिनका नाम मैरी गॉडविन, और शादी के बाद उनका नाम क्या हो जाता है, आफ्टर मैरिज मैरी शैली हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि पीबी शैली क्या है, एक रिवोल्यूशनरी पोइट होते हैं रोमांटिक एज के, सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट भी ये कहलाते हैं, और सेकेंड जनरेशन में पीबी शैली के अलावा और किसको काउंट किया जाता है, तो वायरन, ओके, शैली और कीट, इनको सेकेंड जनरेशन में काउंट किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन होता है, बताएंगे, ठीक है। ये पहले तो ये समझ लीजिएगा कि बायरन जो है वो 36 साल जीते हैं, इनका जन्म इतने में होता है और मृत्यु 1824 में। शैली भी 1792 में जन्म होता है, 1822 में मर जाते हैं, 29 साल जीते हैं टोटल। जॉन कीट 1795 जन्म होता है, 1821 में मर जाते हैं और टोटल 25 साल जीते हैं, 25 साल 4 महीना। सेकेंड जनरेशन के तो वो थे
और तो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट कौन होंगे? विलियम ब्लैक को रखा जाता है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज। इनके अलावा भी हैं, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर दिए दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है। बाकी हमने डिटेल वीडियो आपको बनाई रखा है, वहाँ से देखिएगा।